गुड मॉर्निंग दोस्तों जब हम बात करते हैं यूपीएससी की जर्नी की तो अक्सर हमें इसके अंदर बहुत सारे अप्स बहुत सारे डाउन्स देखने को मिलते हैं। यानी कि बहुत सारे उतार चढ़ाव हमें इस जर्नी के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। अब ऐसे टाइम के ऊपर कई बार एस्पिरेंट के दिमाग में आता है कि यार मैं क्या सही डायरेक्शन में जा भी रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जैसे कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच था। ठीक है, आप में से कुछ लोगों ने इस मैच को शायद देखा भी होगा। राइट। अब जैसे कल के मैच में आपने नोटिस किया होगा, विराट कोहली ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब एक टाइम था, जैसे स्पेशली मैं बात करूं 2020 2021 वाला टाइम था, जब एक्चुअली ना इनके बैट से स्कोर नहीं बन रहा था। ठीक है ना, ही वॉज नॉट एबल टू स्कोर गुड रन्स। ऐसे टाइम के ऊपर इनके करियर को एक मेजर सेटबैक लगा। ठीक है ना। पर इन्होंने ना अपने सेटबैक को ओवरकम किया। वो कैसे? एक अच्छे कमबैक के साथ। देखा कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, कैसे उनको ठीक करा जा सकता है, एंड आज के टाइम के ऊपर बहुत बढ़िया ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक्चुअल में ना हमारी यूपीएससी जर्नी के साथ भी यही चीज़ होती है। कई बार हमें सेटबैक्स लगते हैं, हमें नहीं समझ आता कि यार क्या चीज़ कर रहा हूँ, क्यों गलत कर रहा हूँ। पर ऐसे टाइम के ऊपर ज़रूरी होता है कि अपने एक शांत मन के साथ अपनी चीज़ों को एनालाइज किया जाए, अपनी गलतियों को समझा जाए, एंड एक अच्छा कमबैक किया जाए। गेटिंग द पॉइंट। ज़रूरत होती है ऐसे टाइम के ऊपर अपनी कैपेबिलिटीज़ के अंदर भरोसा रखने की, देखने की कि कहाँ मेरी वीकनेस है, क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या आंसर राइटिंग का इश्यू आ रहा है, या फिर जो भी आपके इश्यूज़ फेस कर रहे हो, उनको समझने की या उनको फिर ठीक करने की। तो कई बार ऐसे ना प्रैक्टिकल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स भी हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं, जो कि हम अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो आज की और भी बहुत सारी पॉइंट न्यूज़ हैं इस तरह से जिनको हमें डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेट है आज की 12 सितंबर 2023, एंड आप सभी का स्वागत है आपके प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखो, बात करें एक मुद्दे की, दैट इज सीबीआई डज नॉट रिक्वायर परमिशन टू प्रोब प्री 2014 केसेस टू। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो एक्चुअल में पहले तो ये समझो कि आखिर ये सीबीआई होता क्या है। देखो, जब मैं बात करता हूँ सीबीआई की तो इट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप सभी जानते होंगे कि इंडिया की जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो कौन सी है? सीबीआई। ठीक है ना, जो पुलिस एजेंसी है प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन, वो हमें सीबीआई देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है। बहुत सारे स्टूडेंट ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद सर ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती होगी। द आंसर इज नो। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं है, इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन। अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये जो मिनिस्ट्री है ना, ये डायरेक्टली आपकी पीएमओ के अंतर्गत आती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। साथ में एक ना हमारे पास एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ठीक है ना। अब आप जानते हो जैसे विजिलेंस कमीशन हमारे यहाँ पे सीवीसी, तो कहीं ना कहीं जब इसके ऑफेंसेस आते हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के आते हैं ना, तब जब सीबीआई काम करती है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो उसके सुपरिटेंडेंस किसके अंतर्गत आ जाती है? तब आ जाती है हमारा जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। एक इम्पॉइंट और भी बात है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। सीबीआई इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इसकी पावर्स जो आती है ना, वो एक एक्ट के थ्रू आती हैं, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिस इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर एक्ट के थ्रू पावर आ रही हैं तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। नहीं, एक्ट के थ्रू पावर जरूर आ रही हैं, पर ये बनी इस एक्ट के थ्रू नहीं है। एक्चुअल में हुआ क्या था ना, 1963 के अराउंड एक हमारे पास संथनम कमेटी आई थी। उसकी रिकमेंडेशंस थी कि इस तरह की हमारे पास बॉडी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सीबीआई को बनाया गया था। ठीक है ना, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर कि क्या कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखो, एक्चुअल में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो जो मैं एक्ट की बात कर रहा था, कौन से एक्ट की सर? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की। ठीक है। अब इस एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ, 2003 के अंदर एक संशोधन किया गया। ठीक है, एक अमेंडमेंट किया गया। उस अमेंडमेंट के अंदर क्या बोला गया? उस अमेंडमेंट के अंदर ना इस चीज के रिगार्डिंग बोल दिया गया कि अगर मान लो कोई आपका पब्लिक ऑफिशियल है, ठीक है ना, पब्लिक सर्वेंट है मान लो, और ऐसा जो पब्लिक सर्वेंट है, जो एम्प्लॉय है बेसिकली, और उसकी जो पोस्ट है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी है उसके ऊपर है, ऐसे केस में पता क्या करना होगा? सीबीआई को परमिशन लेनी होगी। किससे? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से। बेसिकली कहने का पॉइंट यही है कि अगर मान लो कोई सिविल सर्वेंट के ऊपर कुछ एलिगेशन है ना कि उसने कुछ गड़बड़ घोटाला किया है, तो ऐसे टाइम के ऊपर सीबीआई को क्या करना पड़ता था? सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी, अगर उसको कोई भी इन्वेस्टिगेशन या कोई भी इंक्वायरी करनी है अंडर दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, सारे पब्लिक सर्वेंट्स की बात नहीं कर रहा, जिनका ज्वाइंट सेक्रेटरी या उसके अबव लेवल के पोजीशन के ऊपर थे। ये था 2003 का मुद्दा। ठीक है। फिर ये मुद्दा गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि नहीं यार ऐसा नहीं है, ऐसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको देगी ही नहीं, परमिशन ही नहीं देगी। फिर ये मुद्दा गया 2014 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं,
ये बात गलत है। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीबीआई को अगर लगता है सीबीआई को, तो सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकती है इस चीज़ को। समझे इस बात को? और ये मुद्दा कौन-सा था? कौन-सा केस था? दिस वाज़ सुब्रमण्यम स्वामी केस। ठीक है ना? तो ये केस के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि बेसिकली आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के रिगार्डिंग आप कोई भी केस चलाना चाहते हो, मतलब कुछ भी इन्वेस्टिगेशन आप करना चाहते हो। ठीक है? सर ये मुद्दा तो 2014 में हो गया, अब 2023 में क्यों पढ़ रहे हैं? 2023 में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें ये डाउट था कि जैसे ये डाउट क्या था कि 2014 में ये केस आया, मतलब केस का फैसला आया। अगर किसी के ऊपर मान लो 2012 का हमने कोई केस इन्वेस्टिगेट करना है, तो क्या उस केस में हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी? द आंसर इज नो। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि इसका क्या होगा, इसका एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने केस का फैसला भले ही 2014 में दिया, पर ये जो चीज एप्लीकेबल है ना, ये उससे पहले से हो जाएगी। बेसिकली अभी कभी का भी केस हो, कोई भी साल का केस हो, अगर सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करना है किसी ऑफिशियल को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। तो 2014 से पहले के जो केसेस होंगे ना, उनको भी सीबीआई प्रोब कर सकती है बिना किसी परमिशन से। आई होप ये न्यूज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज स्टॉर्म 0558। देखो, अभी क्या, पहली बात तो ये समझो कि स्टॉर्म 0558 क्या है। ये चाइना बेस्ड ना एक हैकिंग ग्रुप है। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने बात क्या करी है कि जो ग्रुप है ना स्टॉर्म 0558, इसने यूएस गवर्नमेंट के बहुत सारे ईमेल अकाउंट्स को यहाँ पे ब्रीच कर दिया है। बेसिकली कहने का पॉइंट क्या कि यहाँ पर ना बहुत सारे ईमेल्स का इनको एक्सेस मिल गया था। ठीक है, 25 से भी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के ऐसा नाम इन्होंने यहाँ पे बताया है कि यहाँ पर उनको कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था। तो यहाँ पे हैकर्स ने इस चीज़ को हैक कर लिया गया। ठीक है ना? एस्पिनॉज आप जानते हो एक तरह की जासूसी होती है। ठीक है ना? तो इनका मेथड क्या यूज़ किया, इन्होंने मैनेज सर्विस अकाउंट एमएसए की इनको एक्वायर कर ली थी। ठीक है ना? एंड अगर किसी पर्सन के थ्रू, मतलब या फिर किसी कंप्यूटर के थ्रू उसको मानी जाती थी, ठीक है ना? तो इन्होंने टोकन को भी वहाँ पे फ़ोर्ज कर लिया था। ठीक है ना? ताकि कहीं न कहीं ना जो भी उनकी मेल्स वगैरह का एक्सेस हो पाए, वो एक्सेस कर लें। एंड साथ ही साथ अगर बताना हो कि कौन पर्सन है, कि जैसे कई बार होता नहीं कि प्रूव दैट इट इज़ यू। ठीक है ना? कई बार ऐसा आता है, आप पासवर्ड वगैरह डालते हो या कुछ और डालते हो, तो कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें भी इन्होंने यहाँ पे फ़ोर्ज कर ली थी। तो एक्चुअल में ना कई बार यूपीएससी इस तरह के नाम पूछ लेता है कि स्टॉर्म 0558 अभी न्यूज़ में था, ये क्या है? तो ध्यान क्या रखना है, ये चाइना बेस्ड एक हैकिंग ग्रुप है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी देखो, कहीं न कहीं जो साइबर सिक्योरिटी है, वो तो आप मेंस के लिए अपना अच्छे से पढ़ते ही हो, तो आपको वो भी अपना ना रिवाइज़ कर लेना है एक बार कि हमारे यहाँ पे जैसे सर्ट इन हो गया, ठीक है? कौन-कौन सी हमने बॉडीज़ एस्टेब्लिश करी हुई हैं। ये सारी चीज़ें आपने स्टैटिक पोर्शन में पढ़ी हुई हैं साइबर सिक्योरिटी के, तो उनको आप ध्यान में रख लीजिएगा। करंट में इतना ही है कि स्टॉर्म 0558 क्या है, एक चाइना बेस्ड हैकिंग ग्रुप है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज इंडियाज एक्सटर्नल डेट। अब देखो यहाँ पर ये भी पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं, एक रिपोर्ट है इंडियाज एक्सटर्नल डेट स्टेटस रिपोर्ट। उस हिसाब से ना एक्चुअली में अच्छी बात ये है कि हमारा जो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो है, वो कम हो गया है। एक साल पहले ये 20% था, अब क्या हो गया 18.9%। अब देखो नाम से क्लियर है, ये रेशियो क्या है, एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी। तो कहीं न कहीं अगर ये रेशियो कम होगी, तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात इन द सेंस क्यों है? क्योंकि हमारा डेट जो था, जो हमारा कर्ज़ा था, वो कहीं न कहीं कम हो रहा है, या फिर कहीं न कहीं हमारी जीडीपी बढ़ रही है, मतलब प्रोपोर्शनली ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस तरह से इसका कम होना अपने आप में एक अच्छी चीज़ दिखाता है। ठीक है ना? यहाँ पे आप नंबर्स भी देख सकते हो कि इंडिया एक्सटर्नल डेट कितना था, $624.7 बिलियन एट मार्च एंड 2023। अब यहाँ पर ना एक और टर्म आई है, वो टर्म क्या है? डेट सर्विस रेशियो। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या मतलब है सर डेट सर्विस रेशियो का? डेट सर्विस रेशियो का मतलब है कि जो भी आपकी डेट सर्विस पेमेंट्स है, मतलब ऊपर न्यूमरेटर में आपका आएगा पेमेंट, जो आपने पैसा पे करना है, डिवाइड बाय आपकी रिसिप्ट्स, आपको कितनी कमाई हो रही है। समझे इस बात को? ऊपर क्या आ जाएगा, आपकी जो पेमेंट होती है, उसमें प्रिंसिपल भी और आपने जो इंटरेस्ट पे करना है वो भी आपका न्यूमरेटर में आएगा। डिनोमिनेटर में आएगा आपकी जो एक्सटर्नल रिसिप्ट्स आती हैं, जो कहीं न कहीं आपकी इनकम है। अब आप खुद सोचो, अगर ये नंबर जितना कम हुआ डेट सर्विस आपका रेशियो, उतना बढ़िया है ना। क्योंकि आप नोटिस करो, अगर ये नंबर कम होता है डेट सर्विस रेशियो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको पैसा कम पे करना पड़ेगा, या फिर आपकी कमाई ज्यादा है। ठीक है ना? तो अगर ये नंबर कम होता है ना, इट शोज कि हाँ, हम सही हालत में हैं, हमारे पास इतना पैसा है कि हम सामने वाले का कर्ज जो है उसको यहाँ पे चुका पाए। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा एक्सटर्नल डेट के बारे में भी जान लेते हैं। बेसिकली एक्सटर्नल डेट और कुछ नहीं, जो कहीं ना कहीं आपने जो भी पैसा कंट्री के बाहर से बोरो किया है, उसको हम एक्सटर्नल डेट बोलते हैं। और इसको उसी करेंसी में पे किया जाता है जिसमें इसको बोरो किया जाता है। कहने का मतलब कि अगर आपने डॉलर्स में इसको बोरो किया है ना, तो आप डॉलर्स के अंदर इसको यहाँ पे वापस पे करोगे। ठीक है ना?
बाकी आप नोटिस करो अलग-अलग फॉरेन कमर्शियल बैंक से आप बोरो कर सकते हो, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, इस तरह के अलग-अलग जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से बोरो कर सकते हो या फिर किसी दूसरे देश की सरकार से बोरो कर सकते हो। ये अलग-अलग सोर्सेज़ हमें एक्सटर्नल डेट के देखने को मिल जाते हैं। पर आई होप ये जो टर्म्स है ना, चाहे एक्सटर्नल डेट सर्विस रेशियो हो गया, ठीक है ना? या फिर जो हमने क्या पढ़ा था एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो हो गया, ये सारी चीज़ें आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। ये भी बहुत ही छोटी-सी न्यूज़ है। एक्चुअल में हुआ क्या है ना कि एक ना पहले तो 2 मेडिसिन्स के नाम ध्यान रखो। एक है लिवर की मेडिसिन है डेफिटिलियो और एक कैंसर ड्रग है एडसिट्रिस, ठीक है ना? तो ये 2 ड्रग्स हैं, ठीक है ना? इनके ना मार्केट के अंदर आजकल फ़ॉल्स वेरिएंट चल रहे हैं, कि नकली दवाइयाँ चल रही हैं ऐसा मान के चलो, ठीक है ना? तो जो हमारी डीसीजीआई है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उसने यहाँ पे आपके अलग-अलग स्टेट्स के ड्रग कंट्रोलर्स को बोला है कि आप ना चेक करो इस चीज़ को। कहीं न कहीं जो गड़बड़ हो रही है ना कि यहाँ पे फेक यहाँ पे इनके वर्ज़न्स यहाँ पे मार्केट में चल रहे हैं, इसको रोको। इसके सेल के ऊपर, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एक अच्छी आप निगरानी रखो, ऐसा यहाँ पे डीसीजीआई ने यहाँ पे बोला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये क्या होता है? देखो यहाँ पर ना हमारे पास एक एक्ट है या रेदर आई शुड से एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये मेन ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो मेन अथॉरिटी है जो भी इस चीज़ के काम करती है। और कौन सा एक्ट है? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है? तो जो डीसीजीआई है ना, इसी डिपार्टमेंट को हेड करता है, सीडीएसयू को, राइट? यहाँ पर क्या चेक करता है? जो भी रेगुलेटरी फंक्शंस होते हैं ना, उनको चेक किया जाता है कि किस ड्रग को हमें यहाँ पे इंपोर्ट करवाना है। अगर किसी नए ड्रग का अप्रूवल हो तो वो यहाँ पे देता है। क्लिनिकल ट्रायल का जो अप्रूवल होता है वो इनके द्वारा दिया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट तरह के लाइसेंसेस हो सकते हैं, उनका अप्रूवल भी यहीं से दिया जाता है। तो आई होप आप सीडीएससीओ और यहाँ पे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को समझ गए होंगे। ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। कन्फ्यूज नहीं होना है, ये आपका ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को केमिकल फर्टिलाइजर्स वाली केमिकल जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स है ना, उसके अंदर डाल देते हैं। द आंसर इज नो। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ही होता है। ये आपको बहुत ध्यान से ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना? तो ड्रग्स का नाम ध्यान रखना, ठीक है ना? और साथ ही साथ जो आपकी कैसे ये फंक्शन करता है वो चीज़ें भी हम अच्छे से समझ चुके हैं। एक छोटा सा मुद्दा और है, दैट इज यूपीआई लाइट एक्स। सर ये क्या चीज़ है यूपीआई लाइट एक्स? देखो मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्क समझना, एक है आपका यूपीआई, ठीक है? यूपीआई तो आपको पता है, मुझे पता है, ठीक है ना? एक होता है यूपीआई लाइट, एक होता है यूपीआई लाइट एक्स। देखो, अगर आपने मान लो आप हो, मान लो, ठीक है? आपने मुझे कुछ पैसे भेजने हैं, तो हो सकता है यार आप दिल्ली में हो, मैं चंडीगढ़ में हूँ, ठीक है ना? आपने मुझे आराम से पैसे भेजे यूपीआई के माध्यम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से आप भेज सकते हो किसी को भी, बिल्कुल सही बात है। वेयर एज यूपीआई लाइट में भी यही सेम चीज होती है, ठीक है ना? पर जो यूपीआई एक्स है ना, जो यूपीआई लाइट एक्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ना मैं और आप बिल्कुल पास पास में होने चाहिए, मतलब बिल्कुल साथ में होंगे ना, तभी हम यूपीआई लाइट एक्स के माध्यम से पैसे भेज पाएंगे। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्चुअल में ना जो यूपीआई लाइट एक्स है वो कंप्लीटली ऑफलाइन है, ठीक है ना? यहाँ पर यूपीआई लाइट एक्स के अंदर क्या कर पाओगे? पूरी तरह से ऑफलाइन होंगे आपके सेंडर और रिसीवर। तो जब भी ऐसे पैसे पे होंगे तो बिल्कुल ऑफलाइन माध्यम के अंदर होंगे। यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, आपका एनएफसी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उस वजह से आपके जो सेंडर और रिसीवर है उनको पास पास में होना पड़ेगा, तभी यूपीआई लाइट एक्स के माध्यम से आप कंप्लीटली ऑफलाइन हुए ये चीज पे कर पाओगे, ठीक है ना? यूपीआई में पता क्या होता है? डायरेक्टली जो पैसा होता है ना, आप आपके बैंक अकाउंट से मेरे बैंक अकाउंट में चला जाता है। बात सही है? वेयर एज़ जब मैं बात करता हूँ यूपीआई लाइट की, यहाँ पर आपका जो वॉलेट होता है, आपका यूपीआई वॉलेट होता है, वहाँ से दूसरे वॉलेट में पैसा जाता है। यूपीआई लाइट एक्स में क्या होता है? यूपीआई लाइट एक्स में भी आपका जो पैसा जाएगा ना, वो वॉलेट के अंदर ही जाएगा, ठीक है? इस पर्सन के वॉलेट से इस पर्सन के वॉलेट में जाएगा। पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर पूरा तरह से ऑफलाइन है, कंप्लीटली ऑफलाइन, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करता है। एक बार में आप मैक्सिमम सिर्फ 500 रुपया ही भेज सकते हो, और एक दिन की लिमिट कितनी है? 4000 रुपया, ठीक है ना? 500 रुपया मैक्सिमम और 4000 रुपया इन अ डे आप यहाँ पे भेज सकते हो, ठीक है? तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है, एनपीसीआई ने ही इसको लॉन्च किया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट एक्स को। क्या होता है? कंप्लीटली ऑफलाइन आप यहाँ पे पैसा भेज सकते हो। यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, तो बिल्कुल पास पास में, इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी
फ्यू सेंटीमीटर्स और इंचेस ही होना चाहिए, तभी आप इसके माध्यम से भेज पाओगे। ठीक है, एनएफसी क्या होता है? शॉर्ट रेंज आपका वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है ना? अगर आप बिल्कुल पास में होते हैं ना, नियर फील्ड का मतलब ये है, नियर फील्ड का मतलब ही दरअसल में उसी से आता है कि पास पास में होने चाहिए, तभी आप कोई ना कोई डाटा एक्सचेंज कर पाओगे। तो जो यूपीआई लाइट एक्स है एनएफसी के ऊपर वर्क करता है, तो यहाँ पर दोनों को यहाँ पे बिल्कुल पास पास में होना पड़ेगा, तभी वो इस चीज को कर पाएंगे। ये ऑन डिवाइस वॉलेट फीचर है। ठीक है ना? मैंने आपको बता दिया, मतलब ये यूपीआई लाइट की बात कर रहा है, सॉरी। ठीक है, यूपीआई लाइट क्या है? ऑन डिवाइस, आप एक दूसरे से वॉलेट को यहाँ पे भेज सकते हो, और यहाँ पे पिन की जरूरत नहीं होती यूपीआई लाइट के अंदर। तो ये भी आपको पता लग गया होगा। ठीक है, आई होप आपको यूपीआई, यूपीआई लाइट और यूपीआई लाइट एक्स के बीच में फर्क समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर डाउट है एक बार दोबारा एक रिपीट कर लेना। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। राइट। एक छोटी सी चीज और है, ठीक है ना, तमूर लिस्ट है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एक तो देखो मैंने आपको बताया हुआ है कि आसियान की 11वीं कंट्री बनेगी, अभी बनी नहीं है, बनेगी फ्यूचर के अंदर। ठीक है ना? और यहाँ पर अभी पता क्या हुआ है, इंडिया ने ना यहाँ पर तिमोर लेस्टे के अंदर अपनी एम्बेसी खोल दी है। सर कहाँ पे? देखो यहाँ पे इसकी कैपिटल है दिल्ली। ठीक है ना? दिल्ली की बात नहीं कर रहा, न्यू दिल्ली की बात नहीं कर रहा, दिल्ली तो हमारी कैपिटल है। ये DILI दिल्ली, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। ये ईस्ट तिमोर या तिमोर लेस्टे की यहाँ पे कैपिटल है। तो यहाँ पर इंडिया यहाँ पे अपनी एम्बेसी खोल रहा है। ठीक है ना? ये यहाँ पर आप लोकेशन इसकी देख पाओगे। ठीक है, ये वाली जगह है ना, इसको यहाँ पे अगर आप जूम करोगे तो ये आपका ईस्ट तिमोर आ जाएगा। यहाँ पे वेस्ट तिमोर को इंडोनेशिया का ही पार्ट है, ये वाला जो वेस्ट तिमोर है। जो ईस्ट तिमोर है उसी को तिमोर लेस्टे के नाम से हम जानते हैं। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर ना, ये जो पूरा मिलाय पेनिनसुला है ना, ठीक है, यहाँ पे ये मिलो पेनिनसुला का बिल्कुल सदर्न एंड है। ठीक है ना? तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा इसका लोकेशन यहाँ पे पता होनी चाहिए, अपने आप में ये एक आइलैंड कंट्री है। ठीक है, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स इसके क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको पता होने चाहिए। अब देखो, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको। ठीक है ना? आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा इसको, एक बार ट्राई करना। इजी क्वेश्चन है, समझ जाओगे इस चीज़ के रिगार्डिंग। ठीक है ना? तो एक बार अपने एंड से ट्राई करना कि कैसे इसको आप सॉल्व करोगे। इसी तरह से तीन मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ रिगार्डिंग ट्रू और फॉल्स। ठीक है ना? कि इनमें से मुझे बताना कि आपके हिसाब से यहाँ पर कौन सा सही है एंड कौन सा गलत है। राइट। दो क्वेश्चंस भी आपको होमवर्क दे रहा हूँ। एक है, आपने कल मोरक्को के बारे में डिस्कशन किया था, हमने देखा था यहाँ पे अर्थक्वेक आया है, तो इसकी लोकेशन को भी हमने अच्छे से समझा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है किसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा IMF के रिगार्डिंग है, ये भी हम यहाँ पे पिछले दिनों के अंदर ही पढ़ चुके हैं। कल जो मैंने होमवर्क दिया था, क्विकली इसको डिस्कस कर लेते हैं। जब मैं बात करता हूँ CRR की, कैश रिजर्व रेशो की, तो क्या यहाँ पर आप कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में रख सकते हो? द आंसर इज नो। देखो, जो CRR होता है सिर्फ आपको कैश की फॉर्म में रखना पड़ता है। ठीक है ना? SLR होता है जो आप गोल्ड और बाकी चीज़ों के अंदर रख सकते हो। तो ये बात आपकी गलत होगी। दूसरा बात ये कह रहा है ऑपरेशन फ्लड के बारे में, हमने देखा मिल्क प्रोडक्शन के रिगार्डिंग था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। तीसरा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में, यहाँ पर कह रहा है जो इंटरेस्ट मिलता है वो 3.5% पर एनम मिलता है। द आंसर इज फॉल्स। पहली बात तो देखो, जो इंटरेस्ट है ना वो 2.5% पर एनम है। ठीक है ना? और इसको सेमी एनुअली पे किया जाता है। एक ना, कुछ लोगों ने मेरे से डाउट पूछा था कि सर आपने बोला कैपिटल गेन नहीं लगता, मतलब कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। देखो, मैंने जो बोला था ना, वो बोला था कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के ऊपर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। मैंने ये नहीं बोला कि दुनिया में कोई भी चीज के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। आप अपनी प्रॉपर्टी बेचते हो तो लगेगा वहां पे कैपिटल गेन टैक्स। आप कोई और चीज खरीद के कोई बेचोगे उसके ऊपर लगेगा कैपिटल गेन टैक्स। मैंने ये बात बोली कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के अंदर जो कैपिटल गेन आपका हुआ है ना, उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा। गेटिंग द पॉइंट? तो कंफ्यूज नहीं होना है। कैपिटल गेन बाकी हजारों चीजों पे लग सकता है, पर मैं इस स्कीम की बात कर रहा हूँ ना, तो इस स्कीम के ऊपर जो आपका कैपिटल गेन हुआ उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। आई होप ये चीज भी आपकी क्लियर होगी। जो टैक्स लगता है ना, वो यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट पैसा कमाया, उसकी जो इनकम मिली, वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से वहां पे आपका टैक्स लगेगा, पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। जो इनकम टैक्स वाला होता है ना, जो इंटरेस्ट वाला इनकम आती है, उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। ठीक है ना? उसी तरह से मैंने ये होमवर्क दिया था आपको G20 के बारे में और ईस्ट एशिया समिट के बारे में। अब देखो, G20 तो हमने इतनी बार पढ़ा है, अब इसमें ना अफ्रीकन यूनियन भी ऐड हो गया। राइट। बाकी कंट्रीज तो आपको जानते ही हो, G7 के बारे में भी जानते हो। G8 के अंदर रशिया ऐड हो जाता है, और बाकी 12 और या 11 कंट्रीज और साथ साथ यूरोपियन यूनियन ऐड हो जाता है, तो G20 बन जाता है। उसी तरह से जब मैं बात करता हूँ ना ईस्ट एशिया समिट की, तो पहली बात तो आप जानते हो, जो आसियान की 10 कंट्रीज हैं वो तो यहाँ पर आती ही आती हैं। उसके अलावा 8 कंट्रीज हमारी और आती हैं ईस्ट एशिया समिट के अंदर। सर ये 8 कंट्रीज कौन सी हैं? देखो, पहले तो ये देखो, ये कौन सी है आपकी? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हो गया। ठीक है ना? उसी तरह से बाकी आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, ये किसका झंडा है? ये आपका चाइना का झंडा, ये वाले की बात कर रहा हूँ। सर ये वाला नीचे वाला झंडा किसका है? ठीक है ना? देखो, ये वाला जो आपका झंडा है, दिस इज फ्रॉम द साउथ कोरिया। उसी तरह से ये आपका हो गया रशिया का। अब इंडिया का तो आप जानते ही हो।
ठीक है? उसी तरह से ये हो गया आपका जापान का झंडा एंड लास्टली ये हो गया आपका यूएसए का झंडा। तो ये हो गया आपके 8 कंट्रीज़ ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, चाइना, साउथ कोरिया, इंडिया, रशिया, जापान और यूएसए। 10 आपकी आसियान की कंट्रीज़ हो गया। तो ये हो गया आपका ईस्ट एशिया समिट। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या था? पूछा था कि कौन-सी ऐसी कंट्री है जी20 में भी है, ईस्ट एशिया समिट के अंदर भी है। तो यहाँ पर देखो ये वाला ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान ये आपको जी20 में भी देखने को मिलती हैं, ठीक है? चाइना, ठीक है? ये रहा आपका जापान और ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, आपकी जी20 का भी पार्ट है एंड एट द सेम टाइम आपका ईस्ट एशिया समिट का भी पार्ट है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है ना? इनको एक बार खुद भी मैंने आपको मैपिंग सारी ये लगा रखी है आपके स्लाइड्स के अंदर, इनको एक बार खुद भी देख लेना, थोड़ी और भी क्लैरिटी मिल जाएगी। उसी तरह से एक क्वेश्चन था डब्ल्यूएलए व्हाइट लेबल एटीएम के रिगार्डिंग। यहाँ कह रहा है जो एटीएम्स होते हैं, जो ऑन किए जाते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं बाय नॉन बैंक, उनको बोलते हैं व्हाइट लेबल एटीएम। द आंसर इज करेक्ट। एक्चुअली मैं इसको मैं समझाता हूँ। जैसे ये देखो, ये आपके सामने इंडी कैश एटीएम आप देख रहे हो। अब ये कोई बैंक थोड़ी है, पर ये एटीएम तो चला रहा है। इसी तरह के जो एटीएम्स होते हैं जिनको आपका नॉन बैंकिंग एंटिटीज यहाँ पे ऑपरेट करती हैं, दोज आर व्हाइट लेबल एटीएम यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। एक्चुअली में ना कंपनीज एक्ट जो आपका 1956 है, उसके अंदर कुछ नॉन बैंकिंग एंटिटीज जो इनकॉर्पोरेट करी गई हैं, वो यहाँ पर इनको ऑपरेट कर सकती हैं। साथ में और भी कंडीशन होती है कि इनकी नेटवर्थ जो होती है वो 100 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना? और साथ-साथ जो हमारा पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट है 2007 का, उसके अंदर इनको परमिट किया गया है। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी बात ये कह रहा है कि कैश डिपॉज़िट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। देखो ऐसा कुछ नहीं है। आप ये सिंपल जैसे एटीएम होता है, उसी की तरह आप कर सकते हो। आप कैश निकाल सकते हो, कैश डिपॉज़िट भी करवा सकते हो इनके अंदर, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट फैसिलिटीज़। अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो, नई चेकबुक इश्यू करवा सकते हो। ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो दूसरा गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स? तो अगर आपको अच्छी लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। आई होप आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।